थीटा और यहां पर ये हो गया ए। ठीक है, ये डाउनवर्ड इसका वेट दिखा दे रहे हैं mg, और यहां पर इस डायरेक्शन में क्या था MAP स्यूडो फोर्स। ठीक है, MAP स्यूडो फोर्स हो गया ये, और साथ में यहां पर क्या था ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये इतने फोर्सेस यहां पर एक्ट कर रहे थे, और ये रेस्ट की कंडीशन में है, यहां पर वो आपसे उसने बता दिया कि ये स्लाइड नहीं कर रहा है। तो अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो आपको जब कंपोनेंट करने होते हैं, तो कंपोनेंट अभी हम थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहे थे कि कंपोनेंट करने का कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि नहीं हम इधर ही करेंगे या इधर ही करेंगे, आपको जिधर रिक्वायरमेंट है उधर कर लो। ठीक है, जैसे हम अगर यहां पर F लिख दें और आपसे कहें 15 डिग्री पर कंपोनेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे F cos 15। अगर हम कहें 30 डिग्री पर क्या होगा, तो आप कहेंगे F cos 30। तो क्या ये गलत थोड़े हो जाएगा? 15 पे रिक्वायरमेंट है तो 15 पे कर लो, 30 पे रिक्वायरमेंट 30 पे कर लो आप। तो वही कंडीशन यहां पर है कि जिसके कंपोनेंट्स करने उसके कर सकते हो, क्योंकि ये तो रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो हम इन दोनों को ना यहां पर डिस्टर्ब करें, बल्कि हम R को यहां पर ऐसे कर लें, ऐसे रेस्ट में है तो हम आर को ही रिजॉल्व कर ले रहे हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये जो बीच का एंगल है ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है। और फिर आप ये देखो, ये जो ब्लू से हमने यहां पर ड्रॉ किया ये वाला, तो ये भी तो 90 पर है। तो अगर ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा थीटा। अब आर का इधर कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा आर साइन थीटा। क्योंकि ये रेस्ट की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो इक्विलिब्रियम में सभी फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर आप यहां पर देखें तो इन इक्विलिब्रियम आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी mg के बराबर, वर्टिकल फोर्स बैलेंस होंगे, तो यहां से आर क्या आ जाएगा mg अपान कॉस थीटा। बस यही आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस जस्ट यहां पर 2 लाइन में इसका आंसर आ गया। दैट मींस थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass m is placed on a frictionless inclined plane on inclination theta with horizontal. The inclined plane is accelerated horizontally so that the block does not slide down. मतलब इतनी कहानी तो यही वाली है जो पहले वाले क्वेश्चन में थी। फिर आगे क्या कहा गया, इन दिस सिचुएशन वर्टिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक इज, वर्टिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, क्या होगा आंसर, क्या होगा थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। जैसे अगर आप देखो तो वर्टिकल, देखो जब हम नॉर्मल कहते हैं तो नॉर्मल का मतलब होता है दिए गए प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल कंडीशन जो है वो फिक्स नहीं होती। नॉर्मल का मतलब दिया गया प्लेन जो है, जैसे मान लिया एक प्लेन हमने ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, तो अगर आपको परपेंडिकुलर देखना, नॉर्मल देखना, तो ये प्लेन है तो इसके नॉर्मल ये हो गया, ये अगर प्लेन है तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये प्लेन है तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे या इधर जैसे भी बना दें। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल का मतलब दिए गए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है यहां पर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं वर्टिकल की और हॉरिजॉन्टल की, ठीक है, तो जब हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है, तो जब हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कहते हैं तो इसका मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल कहेंगे या वर्टिकल कहेंगे तो वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, जैसे ग्राउंड ऐसे है तो इसी के पैरेलल अगर होगा तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे, उसके परपेंडिकुलर होगा तो उसे हम वर्टिकल कह देंगे। ठीक है, नॉर्मल जो है अगर कहीं पर बोलते हैं तो उसका मतलब, जैसे नॉर्मल वर्टिकल चीजें कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं कि ये एक ही है,
क्योंकि दोनों में ही परपेंडिकुलर ही बनाया जाता है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस कि जब नॉर्मल कहते हैं तो हमें पता नहीं है कि किसके नॉर्मल, तो हमें पड़ता है इस प्लेन के नॉर्मल। लेकिन जब हम वर्टिकल कहते हैं तो हमें पता होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसे हम वर्टिकल कहेंगे। ठीक है, जैसे ही ग्राउंड अगर देखें तो ऐसे है, तो ये जो है इसे हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं और नॉर्मल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे हम नॉर्मल बोलेंगे लेकिन इसे हम वर्टिकल नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसे हम वर्टिकल नहीं बोल सकते। तो समझ गए ना कि जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलते हैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखो तो वर्टिकल का मतलब ये वाला फोर्स हुआ ना फिर। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वर्टिकल होगा, तो जो रिएक्शन होता है, रिएक्शनरी फोर्स, वो क्या होता है? वो होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, उसी को तो हम बोलते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये जो पूरा कंपोनेंट्स है, ये आर कॉस थीटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स exerted by plane on block, वर्टिकल फोर्स exerted by plane on block। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर यहां पर आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 41 का, तो हम इसी से लिख सकते हैं। तो हम वहां पर डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस ये लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, वहां से हम लोग देख सकते हैं कि वर्टिकल फोर्स, वहां भी लिख लेना डायग्राम में, यहां भी लिख लेना, एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन ब्लॉक, कितना हो जाएगा? v सॉरी r cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू mg। थर्ड ऑप्शन है ना। लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। Question number 41, if the inclined plane is not accelerating and the block is then sliding down the plane, force exerted by the block on the plane is। उसने क्या कहा कि इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो आर होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहां पर पूछा गया है कि भाई फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द प्लेन पूछा गया ना, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द प्लेन क्या होगा? mg cos थीटा हो जाएगा। तब वहां पर mg नहीं लिख देना, कुछ लोग mg लिख देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे उसने ये कहा कि ये एक्सलेट नहीं कर रहा है, बस यहां पर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। तो अगर ये स्लाइड करेगा तो एक तो डाउनवर्ड वेट mg, दूसरा ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा r, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा और इधर का कंपोनेंट mg cos थीटा, ये थीटा होता है। ठीक है, तो फिर आप देखो तो इसी को तो हम बोलते हैं ना नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द, ये जो r है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, तो वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा mg cos थीटा। तो देखो ये इतने सारे जो क्वेश्चंस आपको बताए गए वो सब उसी प्लेन से रिलेटेड थे, लेकिन सब में अलग अलग कुछ पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक साथ आपको करा दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं और बुक्स में मिलेंगे भी आपको ये क्वेश्चन, अगर इधर देखेंगे तो हमने एक ही साथ आपको सारे क्वेश्चन बता दिए यहाँ पे। नोट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखो ये जो क्वेश्चन है 43 नंबर का, आप देखो यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे पुली वाला जो केस है वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। टू वेट्स W1 एंड W2, वेट दिया गया है यहाँ पर, W1 ग्रेटर देन W2 आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ फिक्स्ड पुली।
if the pulley is pulled up at an acceleration g, the tension in the string will be। टेंशन पूछी गई है, लेकिन हम लोग टेंशन भी निकालेंगे और एक्सलेशन भी निकालेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया इस तरह से कि जैसे एक पुली है यहां पर, और इसमें एक इस तरह से, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था केस, एक यहां पर ब्लॉक है जिसका वेट उसने दिया है, ठीक है, तो वेट W दिया है W1, लेकिन हम उसका मास इमेजिन करेंगे यहां पर M1, और यहां पर हम लिखेंगे M1G। और ऐसे ही यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर उसने दूसरा वेट दिया है W2, लेकिन हम वेट ना लिखकर मास लिखेंगे M2, और डाउनवर्ड जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा M2G के बराबर, ठीक है। तो ये एक तरह से W1 है, W वो बाद में हम रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन लिखनी पड़ती है ना, तो इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें मास की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें मास यहां पर इमेजिन करना होगा, बाद में जहां पर M1G आएगा वहां W1 लिख देंगे, जहां M2G आएगा वहां पर W2 लिख देंगे। तो इसमें सब कहीं जो टेंशन है वो T के बराबर ऐसे हमने इमेजिन कर ली, ठीक है, जो टेंशन है वो T के बराबर है, और एक्सलेशन भी इसका होगा, तो ये चूंकि W1 ज्यादा है तो एक्सलेशन डाउनवर्ड हो जाएगा ये, और ये जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन यहां पर अगर इतना केस होता तब तो हमारे लिए बहुत आसान था, भाई T तो हमें याद ही है, क्या था 2m1m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अगर हम बात करें एक्सलेशन की, तो एक्सलेशन होगा m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। तो इस तरह से दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने एक चेंज कर दिया, उसने कहा ये जो पुली का ये सिस्टम है ये पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है a नॉट एक्सलेशन से, जिसकी वैल्यू है g के बराबर, ठीक है। मतलब यहां पर पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ चलने लगा या उसको ऊपर ले जाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी हम बदल सकते हैं। हम यहां कहते हैं एक पुली है, और पुली के रूफ में हमने इस तरह से एक पुल यहां सॉरी ये लिफ्ट है, और लिफ्ट के रूफ में हमने एक पुली को यहां पर हैंग कर रखा है, और यहां पर हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये लिफ्ट हो गई, लिफ्ट के अंदर एक पुली है जिसको इसके रूफ में अटैच कर दिया गया। अब हम यहां पर क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रही है या ऊपर की तरफ रिटार्ड कर रही, दोनों कंडीशन थी लिफ्ट वाले केस में। लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है या रिटार्ड कर रही है, दो कंडीशन थी। तो चार कंडीशंस यहां पर बन गई, और उन चारों कंडीशंस में आपसे टेंशन पूछी जा सकती है और एक्सेलेरेशन पूछा जा सकता है। तो हम क्वेश्चन तो वही है ना, जैसे इसमें ये पूरा ए नॉट से ऊपर जा रहा है, यहां पर हमने कह दिया लिफ्ट ए नॉट एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही, तो बात तो एक ही है। अगर ये लिफ्ट जाएगी तो ये पुली सिस्टम भी तो जाएगा। तो इसका मतलब लैंग्वेज कैसे भी चेंज की जा सकती है, बट हमें देखना है कि इसको हम करेंगे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कैलकुलेशन का तरीका अगर आप अप्लाई करोगे पूरा, तब तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया था, और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, क्योंकि हम वो डेरिवेशन तो कर चुके हैं ना पहले, ठीक है। तो इसमें अगर आप स्यूडो फोर्स इमेजिन करो कि भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, और उसको कंसीडर करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमें टाइम भी बचाना रहता है, और एक केस आपको पहले ये सॉल्व कराया जा चुका है, इसीलिए आपको याद करवा दिया था हमने कि इसके फॉर्मूले को आप याद कर लेना। तो यहां पर एक ट्रिक है दूसरी, उसे हम फॉलो करते हैं। जैसे हम लोगों ने जब लिफ्ट का केस देखा था, तो उसमें देखा था कि जब लिफ्ट जो है एक्सेलरेट करती है, तो वहां पर जो पर्सन है या जो पेंडुलम है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी नहीं होता है, वो क्या होता है ए इफेक्टिव हो जाता है, या जी इफेक्टिव कुछ भी बोल दें, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन वहां पर हो जाता है। मतलब लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या था, जी प्लस ए था, वो जी नहीं रह जाता फिर। बस वही कॉन्सेप्ट हमें यहां पर अप्लाई करना है कि यहां पर हम इस सिस्टम को अगर ऊपर लेकर जा रहे हैं, जैसे मान लें कि लिफ्ट के अंदर होता और लिफ्ट ऊपर जा रही होती, तो इसके अंदर की जो चीजें हैं उनका एक्सेलरेशन फिर जी नहीं रह जाता, क्या रहता, क्या होता, जी इफेक्टिव हो जाता, मतलब ए इफेक्टिव। तो हम लोग यहां पर ए इफेक्टिव देखेंगे क्या होगा, दैट इज जी प्लस ए नॉट। अब ए नॉट की वैल्यू चूंकि यहां पर जी है, कुछ भी हो सकता है, तो हम यहां जी रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2g, ठीक। अब आप यहां पर क्या करेंगे, ये जो टेंशन है उसके फार्मूले को लिखो। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। लेकिन वहां पर लिफ्ट रेस्ट, ये जो है पुली रेस्ट में थी, ठीक है, पुली ये पूरा सिस्टम ऊपर या नीचे तो जा नहीं रहा था, तो यहां पर हमने लिखा था g। लेकिन अब इसके लिए एक्सप्रेशन जी तो है नहीं, क्या है ए इफेक्टिव, तो जहां जी था वहां क्या लिख दो ए इफेक्टिव।
अब यहां पर वैल्यू डाल दो 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और A इफेक्टिव की जगह पर 2g। तो ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो एक प्रॉब्लम है कि मास दिया होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन यहां दिया गया है वेट, तो हम लोग यहां पर mg लाना चाहेंगे। तो एक g तो प्रेजेंट है यहां पर, एक जी और होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, एक जी से ऊपर और एक जी से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ऊपर 2 इंटू 2 4, m1 के साथ एक जी लगा देंगे m1 जी, एक जी m2 के साथ लगा देंगे m2 जी, एंड डिवाइडेड बाई ये वाला जी नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो चूंकि यहां प्लस है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा वो, तो वो हो जाएगा m1 जी एंड प्लस m2 जी। आप यहां पर लिख सकते हैं 4 W1 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट में हो गया, और अगर आप वैसे पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा फिर लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पहले कुछ एग्जाम्स में पूछा भी, जैसे बीएचयू में पूछा गया था, पहले अलग अलग एग्जाम्स होते थे, तो वो भी मेडिकल का एग्जाम था तो उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें अगर हम आपसे पूछें, ये जो यहाँ पर दोनों ब्लॉक हैं M1 M2, ये ए एक्सलेशन से नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ए एक्सलेशन की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपको बताना है। ये आप ट्राई करें। M1 माइनस M2 2g डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और आएगा किसी का यही M1 माइनस M2 एंड इनटू में 2g डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सब वैसे ही आपको करना है काम, जैसे एक्सलेशन आप निकालते थे डायरेक्टली, तो एक्सलेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, A इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास, ठीक है। एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास हम लोग लिखते हैं। अब यहां पर जो एफ नेट है वो आपको देखना है, तो इसमें क्या है, ये मास कितना है M1, ठीक है, नीचे क्या है G, लेकिन हम G नहीं लिखेंगे, ये तो हमने यहां पर ऐसे दिखा रखा था कि ऐसे लगेगा ये फोर्स, लेकिन हमें G नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है M1 A, और A क्या, A इफेक्टिव, तो जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखेंगे यहां पर, ठीक है। लेकिन M1 A इफेक्टिव माइनस M2 A इफेक्टिव, क्योंकि ये यहां पर अगर G देखें तो ये तो खाली ग्रेविटी का, इसका भी तो इफेक्ट आएगा, तो ये दोनों मिलकर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो एक्सलेशन आएगा वो G थोड़े आएगा, A इफेक्टिव आएगा ना। तो M1 जैसे एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, तो M1 A इफेक्टिव माइनस M2 A इफेक्टिव एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2। तो यहां पर इसे हम लिख लेंगे M1 माइनस M2 एंड डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और जो A इफेक्टिव बाहर जाएगा जिसकी वैल्यू क्या है, तो ये आंसर हो जाएगा। Two masses of 10 kg and 20 kg respectively are connected by a massless spring as shown in the figure. A force of 200 Newton acts on the 20 kilogram mass
At the instant shown, the 10 kilogram mass has acceleration 12 meter per second square. What is the acceleration of 20 kilogram mass? यहाँ पर देखो एक बात समझो कि जैसे इसमें बीच में स्ट्रिंग नहीं है बल्कि स्प्रिंग है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग होती है, धागा होता है, तो उसमें कोई खिंचाव तो होता नहीं भाई, वो बस खिंच जाएगा एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जब वो ढीला, बस ढीला ना रहे, लेकिन वो और नहीं खींचेगा। लेकिन स्प्रिंग क्या है, ऐसे है, आप इसको खींचो तो ये ओपन हो जाती है ना, खुल जाती है यहाँ पर। तो स्प्रिंग के केस में यहाँ पर दोनों के एक्सलेशन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका यहाँ पर अलग एक्सलेशन, इसका अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे सेम की कंडीशन है तो वो मेंशन की गई है तो आप उसे सेम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज स्प्रिंग के केस में दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। और यही उसने पूछा भी, जैसे जब हम लोग ब्लॉक वाला केस करते थे, ठीक है, इस तरह से, तो वहां पर सबका एक्सलेशन अलग अलग थोड़े लेते थे, सबका एक्सलेशन सेम लेते थे। लेकिन यहां पर सबका एक्सलेशन सेम नहीं होगा। रीजन क्या है कि जैसे इसे आपने खींचा तो पता लगा ये चलेगी नहीं। जैसे ब्लॉक में जब आप खींचते हैं तो ब्लॉक में स्ट्रिंग बंधी होती है, जब इसको खींचेंगे तो इसको चलने पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन इसमें क्या है, जब आप इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग ओपन होगी। अब स्प्रिंग पता लगा खुल रही है यहाँ पर। अब स्प्रिंग जो है धीरे धीरे जब ओपन हो रही तो उसके बाद ये अपना फोर्स ट्रांसफर करेगी यहाँ पर, और तब ये चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें तो एक्सलेशन आ गया, लेकिन इसमें एक्सलेशन क्या है, थोड़ी देर तक जीरो ही रहा, फिर थोड़ी देर बाद आया एक्सलेशन। उसके बाद पता लगा आपने तेजी से चलाना स्टार्ट कर दिया, एक्सलेशन बराबर हो गए, लेकिन फिर आपने इसको रोक दिया। अब इसको जब आप रोक देंगे, अचानक से रोक दिया, लेकिन स्प्रिंग तो खींच चुकी थी, तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो पता लगा इसे तो रोक दिया, लेकिन ये अभी भी चलता रहा इनर्शिया के कारण, ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों के एक्सलेशन जरूरी नहीं कि सेम हो, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसने क्वेश्चन में आपको दिया है जो 10 किलोग्राम है उसका एक्सलेशन कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस समय जो ये 20 वाला है इसका एक्सलेशन क्या होगा, तो इसमें एक चीज कॉमन होगी, वो है इसकी टेंशन। जैसे जो स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में टेंशन सेम रहेगी पूरे में, क्योंकि हम स्प्रिंग को मानते हैं मासलेस, जैसे स्ट्रिंग वैसे स्प्रिंग। तो यहां पर टेंशन पूरे में एक जैसी दिखा देंगे। अब क्या होगा, हम ये टी अगर कैलकुलेट कर लें तो ये हमें ए मिल जाएगा। इस टी के लिए हमारा काम वही है, जैसे हम लिखेंगे फॉर 10 kg, तो 10 kg के लिए हम लोग लिखेंगे T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो एक्सलेशन कितना है 12 और मास कितना है 10, तो 10 इंटू 12 दैट इज 120 न्यूटन हो गया। ऐसे अब लिखेंगे फॉर 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम वाले के लिए अगर आप देखो तो एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, तो यहां पर लिखेंगे F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन 20 वाले के लिए। तो 20 वाले पर F कितना है 200, T की वैल्यू कितनी होगी 120, एंड दिस इज इक्वल टू मास कितना होगा यहाँ पर 20, तो ये 20 होगा, और एक्सलेशन नहीं, ये हो गया 80 इज इक्वल टू 20A, और ये इंप्लाई करेगा A इज इक्वल टू 80/20 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 44। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें स्प्रिंग का केस है, तो स्प्रिंग के केस में एक चीज हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कोई भी स्प्रिंग है, जब आप उसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये इसकी नेचुरल कंडीशन कहलाती है, ठीक है, मतलब ये नेचुरल कंडीशन है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं। अब स्प्रिंग में हम दो काम कर सकते हैं, हम उसको खींच सकते हैं, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम यहां से उसको खींच दें ऐसे फोर्स लगाकर यहां पर, ठीक है, तो यहां से हमने x डिस्टेंस आगे की तरफ खींचा फोर्स लगाकर F0, और ऐसे ही हम यहां पर एक तरह इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब यहां से हम इधर की तरफ कंप्रेस कर सकते हैं F0 फोर्स लगाकर, तो ये x इधर हो जाएगा। लेकिन जब आपने जैसे स्प्रिंग, सभी ने स्प्रिंग को कभी ना कभी खींचकर या प्रेस करके देखा होगा, तो जैसे आप जब देखते हैं उसको खींचते हैं या प्रेस करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में स्प्रिंग आपका अपोज कर रही होती है। जब आप खींचते हैं
तो आपको लगता है स्प्रिंग हमें अपनी तरफ खींच रही, और जब आप कंप्रेस करते हैं तो लग रहा है आपको बाहर की तरफ धक्का दे रही, ठीक है। तो वो जो एक फोर्स उसमें जनरेट होता है, ठीक है, उसको हम रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। खैर वो सब अभी छोड़ो क्या होता है। तो हम यहां पर अगर खींचेंगे तो अंदर की तरफ जो हम फोर्स फील करते हैं वो फोर्स होता है के एक्स, ठीक है, क्या होता है के एक्स। और ये जो के है इसको हम इस स्प्रिंग का बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या हम फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये जो यहां पर कंडीशन है इसमें भी यही होगा, जब हम कंप्रेस करते हैं तो हमें बाहर की तरफ फोर्स फील होता है और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है के एक्स, ठीक है। तो जब आप ये वाला एफ लिखते हैं, जैसे ये जो एफ लिखेंगे, ठीक है, यहां पर ऐसे इसको हम एफ मान लें, तो नॉर्मली लिखा जाता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो फोर्स होगा ये के एक्स, ठीक है, ये जो एफ होगा वो यहां पर एक्स के अपोजिट है कंडीशन में। जैसे इसमें देखो, इसमें भी जो ये फोर्स है के एक्स वो एक्स के अपोजिट, एक्स इधर है तो फोर्स इधर है, इसमें एक्स इस साइड में तो फोर्स अपोजिट है। तो जो भी फोर्स यहां पर है वो एक्स के अपोजिट आपको दिख रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। लेकिन वो माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है उसकी डायरेक्शन को, ठीक है, मतलब उनके बीच की जो रिलेशन है उसको। तो यहां पर अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा, एक्स के एक्स के बराबर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहां पर होती है स्प्रिंग में। स्प्रिंग में जब भी आप इसको एलोंगेट करेंगे या आप कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर जो एक फोर्स जनरेट होता है उसको हम लिखते हैं के एक्स से। अभी हम ये कुछ आपको लिखवा नहीं रहे, ऐसे बस हमने आपको समझा दिया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर ये स्प्रिंग है, इसको आपने खींचा यहां पर, तो इसमें एक टेंशन भी तो जनरेट होती है, तो वो टेंशन एक्चुअल में यही फोर्स ही होता है। मतलब यहां जो टी होगा उसको हम टी भी लिख सकते हैं, तो टी क्या होगा के एक्स के बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो हम ये लिखवा इसलिए नहीं रहे अभी आपको, क्योंकि ये प्रॉपर वे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर तो उसमें स्प्रिंग के केसेस आएंगे, तो वहीं पर ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसे बस हम यहां से अभी ऐसे समझाने के बाद इसे हमने हटा दिया। बस आप इतना याद रखो कि स्प्रिंग को खींचो या कंप्रेस करो तो उसमें जो टेंशन जनरेट होगी वो कितनी, के एक्स के बराबर, जहां के को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। तो अब हम लोग यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका डायग्राम आप बनाओ। वन के जी एंड 2 kg, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाया गया। तो उसने आपसे यहां पर पूछा क्या है कि अगर फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन मीटर है तो आपको बताना है एक्सटेंशन कितना इसमें प्रोड्यूस होगा। एक्सटेंशन मतलब वही खिंचाव। तो ये यहां पर नीचे की तरफ जाएगा, ये भी यहां पर है, चलेगा ये ऐसे, लेकिन यहां पर सिचुएशन जैसे ये तो ऊपर ही जाएगा और ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, चलेगा, लेकिन ये स्प्रिंग भी तो खिंच जाएगी। तो स्प्रिंग जब खिंचेगी तो यहां पर एक टेंशन जनरेट होगी, और वो जो टी होगा वो किसके बराबर होगा, के एक्स के बराबर, और वही टेंशन सब कहीं होगी टी। और ये जो एक्स है वो क्या है, एक्सटेंशन, जितना इलोंगेट होती है स्प्रिंग उसी को हम एक्स बोलते हैं। तो ये टी बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स। तो आपको ये जो पुली वाला केस है इसका फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला तो याद है हमें ना। तो हम लोग यहां पर वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, टी इज इक्वल टू 2m1m2, m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आप यहां पर t ये जो है इसे रखेंगे, t इज इक्वल टू 2m1m2, मतलब 1 इंटू 2, और g की वैल्यू हम ले रहे हैं 10 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा के एक्स, इसको हमने लिख दिया के एक्स, और यहां पर जो, या यहीं पर लिख देते के एक्स, ठीक है, के एक्स टी की जगह पर। तो यहां पर ये के कितना है, 100 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 मीटर, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में रखा ना, लेकिन ऑप्शंस सेंटीमीटर में दिए गए तो इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, आगे लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज 40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, और अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सेंटीमीटर में। तो यहां से 100 कैंसिल, 40 डिवाइडेड बाई 3 अप्रोक्सीमेट 13 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इसमें पॉइंट में आंसर नहीं दिया गया है, तो हम यहां पर अप्रोक्सीमेट आंसर ले लेंगे, दैट इज 13 सेंटीमीटर।
तो कुछ और नहीं करना था, आपने देखा यहाँ पर कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ और नहीं करना था, जस्ट आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही हमने किया, बस क्या करना था जहां पर टी है उसकी जगह पर के एक्स रख देना था, ठीक है। इसको नोट करें और आगे का क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इन द सिस्टम shown in figure, when both masses are moving with the same acceleration, the extension in the spring, if its spring constant is 100 न्यूटन पर मीटर। बता देते हैं जिन लोगों का नहीं हुआ है। तो इसमें भी फोर्स कांस्टेंट जो है वो 100 न्यूटन पर मीटर दिया गया है। आप यहाँ पर टेंशन दिखा देंगे जैसे दिखाते आए हम लोग टी, और यही टी के एक्स के बराबर रख देंगे। इस केस में देखो उसने क्या कहा, स्प्रिंग है लेकिन उसने कह दिया दोनों के एक्सलेशन क्या है, सेम एक्सलेशन है, तो आप सेम मान लो, ठीक है। अगर नहीं कहेगा तो हम डिफरेंट लेंगे, कह दिया उसने तो हमने सेम ले लिया यहाँ पर, ठीक है। स्प्रिंग के केस में तो हम लोग ए निकालेंगे तो टोटल फोर्स एफ नेट अपॉन टोटल मास, जो कि सेम एक्सलेशन है इसलिए हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं इसे। और एफ नेट की वैल्यू कितनी 210, और जो मास है वो 15 प्लस 30। ये यहां पर कितना आ जाएगा, ऐसे, अरे हटो तुम्हारा चक्कर नहीं पड़ना मुझको, 5 से काट देते हैं और फिर यहां पर क्या जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 14 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा यहां पर। और इसके बाद आपको टी लिखना है, तो जैसे हम लिखेंगे फॉर 50, जब कोई भी कैलकुलेशन करो तो बीच में डेसिमल में आंसर नहीं निकाला करो, ठीक है। बीच में डेसिमल में नहीं निकाला जाता, लास्ट में निकाला जाता है। बीच में ऐसे रखो या फिर कुछ भी ना सॉल्व करो। फॉर 15 किलोग्राम T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन दैट इज 15 इंटू ए। टी की जगह पर हम क्या रखेंगे kx, और यहां पर रखा हमने 15 और a की वैल्यू क्या है 14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये यहां पर हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 70। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.7 मीटर, 0.7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। A balloon of gross weight W Newton descends with an acceleration F meter per second square. The weight that must be thrown out in order to give the balloon an equal upward acceleration will be. AIPMT 2014 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब ये क्वेश्चन जैसे क्लास में हमने कराया था, तो इसमें हमने उस अंतर हम बता देते हैं क्या था। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया कि कितना वेट, और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था तो उसमें पूछा गया था कितना मास। मतलब यहां पर पूछा गया वेट कितना थ्रो कर दें, उसमें पूछा गया था कितना मास थ्रो कर दें। तो मास पहले निकालना ही पड़ेगा, वेट तो बाद में आएगा ना, ठीक है। जैसे आप मास निकाल लो कितना फेंका, और अगर वेट कह दिया तो उसी को आप जी से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो निकालना हमें मास ही पड़ेगा, तो आपके यहाँ मास पूछा गया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इसमें दो सिचुएशन है, एक तो इसका जो ग्रास वेट का मतलब उसका जो टोटल रिजल्टेंट वेट है तो वो W न्यूटन आपको दिया गया और एक्सलेशन F। तो इसमें दो कंडीशंस दी गई, आप देखो जरा कंडीशन, कि एक कंडीशन उसने दी है इस तरह से कि यहां पर ये जा रहा है नीचे की तरफ पहले, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है F एक्सलेशन से, और इसका मास है M, तो यहां पर डाउनवर्ड वेट क्या हो जाएगा mg, ठीक है। ये हमने मान लिया फिगर ए, तो ये कंडीशन है mg। लेकिन जो बलून होता है उसका ऊपर का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लगता है, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है वी रो जी, वी रो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, यहां पर रो होती है डेंसिटी ऑफ मीडियम, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ेंगे भी, और जी यहां पर जो है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी क्या होता है जो ये सिस्टम है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग यहां पर
जो अपथ्रस्ट है वो बस यू से दिखा देंगे। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि उसने कहा इसमें से कितना मास हम बाहर फेंक दें, ठीक है। तो इसमें से जो मास है, जैसे अपथ्रस्ट फोर्स की कंडीशन और ये सब कुछ यही रहेगा, लेकिन उसने कहा कितना वेट, लेकिन हम निकालेंगे मास। तो कितना मास हम बाहर की तरफ फेंक दें, तो जैसे इसमें से हम यहां से बाहर की तरफ मास फेंक देंगे, तो जैसे इधर ऐसे दिखा देते हैं, जैसे इसमें से हमने m मास निकाला और उसको हमने बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो यहां से इसमें से नहीं निकालेंगे, उसकी हवा निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो है उसका रीजन है, वहां से जैसे ये जो बलून है यहां से थोड़े कोई चीज निकाल देंगे, अदरवाइज उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर अपथ्रस्ट फोर्स की कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो यहां से वैसे भी कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो भी यहां रखा होगा उसको हमने बाहर फेंक दिया। तो m मास, तो यहां क्या हो जाएगा m माइनस एम, अपथ्रस्ट फोर्स वही रहेगा, डाउनवर्ड वेट क्या हो जाएगा m माइनस एम इंटू जी, क्योंकि हमने इसके वॉल्यूम वगैरह में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए अपथ्रस्ट में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब हमने m मास बाहर फेंक दिया तो सिचुएशन क्या हुई कि ये उसी एक्सलेशन से ऊपर चलने लगा, जिस एक्सलेशन से पहले नीचे जा रहा था उसी एक्सलेशन से ये ऊपर की तरफ चलने लगा। तो ये हो गई इसकी सेकंड कंडीशन। तो उसने ये पूछा है कि ये m बताओ क्या होगा, और m निकाल लिया तो g से मल्टीप्लाई करके हम वेट बता देंगे क्या होगा। तो दो कंडीशंस यहां पर दिख रही हैं, तो हम a के लिए देखेंगे, फॉर a, क्वेश्चन नंबर 47, फॉर a के लिए अगर आप देखो यहां पर तो क्या हो जाएगा, नीचे जा रहा है ना, तो एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे mg माइनस यू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन मतलब f, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और अगर हम देखें फॉर बी की कंडीशन जो है सेकेंड वाली, उसके लिए तो u माइनस, तो यहां पर हो जाएगा u माइनस m इज इक्वल टू m माइनस m इंटू एफ, ठीक। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये u जो अपथ्रस्ट माना था वो कैंसिल हो गया। अब इसे आप ओपन कर दो, mg माइनस mg प्लस mg, कैपिटल M और ये क्या है स्मॉल m, ध्यान से बनाना वहां पर। और यहां पर क्या आ जाएगा mf, इसे भी ओपन कर देंगे, प्लस mf माइनस स्मॉल m इंटू एफ, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, स्मॉल m हमें निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, g प्लस एफ इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा 2mf, तो स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी 2mf डिवाइडेड बाई g प्लस एफ। आपके यहां यही क्वेश्चन पूछा गया था, इतना ही, तो उसमें f की जगह a दिया गया था बस, ठीक है। लेकिन हमने इसमें क्या पूछा है वेट, तो अगर आपसे पूछा गया वेट थ्रोन तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mg। तो m कितना निकला है 2mf डिवाइडेड बाई g प्लस f इंटू जी। और जो कैपिटल M और स्मॉल g है, तो ये जो कैपिटल M इंटू स्मॉल g, इसको हम क्या लिख सकते हैं W, वेट। तो यहां हो जाएगा 2wf डिवाइडेड बाई g प्लस f, यही आंसर। जल्दी से नोट करें। तुम लोगों का जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसका सिलेबस है अब की बार थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, पीछे के कुछ टॉपिक फिर ऐड किए जा रहे हैं, कुछ हटाए जा रहे हैं। जैसे इस बार फिर से मोशन इन 1D आएगा और पूरा आएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और साथ में वेक्टर आएगा। लेकिन वेक्टर में रिलेटिव वेलोसिटी और जो वहां पर रिवर बोट प्रॉब्लम्स थी वो नहीं आएंगी, ठीक है। मतलब सिर्फ यहां पर क्या आएगा, तीन चीजें आएंगी, एक तो एडिशन, बेसिक कॉन्सेप्ट तो रहेंगे ही, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, बस ये आएगा। मतलब वेक्टर एनालिसिस जो हमने एक टॉपिक पढ़ाया था तो वो आएगा, जैसे आप असाइनमेंट पर देखेंगे तो वेक्टर एनालिसिस, रिवर बोट, रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग है ना, तो सिर्फ वेक्टर एनालिसिस देंगे हम, रिवर बोट और रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा और पूरा फ्रिक्शन आएगा, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पूरा आएगा ये, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक आएंगे, फ्रिक्शन अभी कहां टेस्ट होने वाला है, ठीक है।
तो फ्रिक्शन ये आएगा कंप्लीट और ये रहेगा, ठीक है। ये जो हमने सिलेबस बनाया है इसका एक पर्पज है, ठीक है। देखो अगला जो हमारा यहाँ पर जो असाइनमेंट है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। उसमें जो टॉपिक है, जैसे सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर है, ठीक है, और उसके अलावा छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं, देन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन है। तो ये जो टॉपिक है, मतलब वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर एंड रोटेशन, अगर आपका ये इतना टॉपिक तैयार रहेगा तभी आपको वर्क एनर्जी पावर समझ में आएगा, तभी आप उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अपना खुद का कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी में ज्यादा होता ही नहीं, उसमें केसेस होंगे और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रहते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें सब पीछे की होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस तरह से बनाया कि अगर ये आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन रहेगी अच्छी। तो जब हम ये टॉपिक जो वर्क एनर्जी पावर जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और अगर यहां पर आप वीक हैं तो फिर वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसमें ये भी रहेगा, फिर साथ में उसमें प्लस माइनस के भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगी, लेकिन अगर ये आपका प्रिपेयर रहेगा तो वो चीजें बहुत ही आपको आसान लगेंगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पर होनी। इसीलिए इस तरह से सिलेबस बनाया गया है इस बार, ठीक है। तो सिर्फ यही रहेगा, इतना पार्ट। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या बता रहे हो फालतू, हमको वैसे नहीं आना टेस्ट देने। हाँ, तो हम उनके लिए बता भी रहे हैं, हम उनके लिए बता रहे हैं जो लोग आते हैं प्रॉपर देने टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 48। फर्स्ट ऑप्शन 48 का फर्स्ट, और कोई कुछ? थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और बताओ। यहां पर दो कंडीशंस आपको दिखाई गई हैं। पहली कंडीशन में एक पुली है और यहां पर दो मास हैंग किए गए हैं, एक है 2m और एक है m। और इसी तरह से यहां पर एक मास है इसमें m, लेकिन यहां मास की बजाय जैसे यहां पर जो 2m है तो 2mg फोर्स है, तो उतना ही फोर्स लगा दिया गया यहां पर 2mg के बराबर, ठीक है। ये दो कंडीशन दी गई हैं डायग्राम ए और यहां पर डायग्राम फिगर ए एंड फिगर बी, यहां हम लिख देते हैं इधर, ठीक है। ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, ठीक है। तो आपको यहां पर बताना है कि इनमें जो एक्सलेशन होगा उसका रिलेशन क्या होगा। तो इसमें डाउनवर्ड वेट mg और यहां पर डाउनवर्ड 2mg, इसमें यहां पर mg और यहां पर ऑलरेडी 2mg है। तो आपको इन दोनों के एक्सलेशंस बताने हैं क्या होंगे, ठीक है। तो एक्सलेशंस का रेशियो मतलब वो बताना रिलेशन कि एक्सलेशन ऑफ m इन द टू सिचुएशंस इज सेम एंड नॉन जीरो। तो यहां पर जैसे एक कंडीशन ये बता दी गई है, ठीक है, कि सेम रहेगा एक्सलेशन यहां पर दोनों ही केसेस में। एक में बताया गया एक्सलेशन ऑफ m इन सिचुएशन a इज मोर देन इन सिचुएशन b, मतलब ये जो m है उसका जो एक्सलेशन है वो इसमें मोर रहेगा या इसमें लेस रहेगा या इसमें लेस रहेगा, उसमें मोर रहेगा, ऐसे करके आपको चार ऑप्शंस बनाकर दिए गए। तो कुछ लोगों ने फर्स्ट बताया, कुछ ने अभी थर्ड बताया। तो फर्स्ट और थर्ड में जो कंफ्यूजन देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही आएगा। तो हम लोग यहां पर अगर देखें निकाल के तो समझ में आएगा, ऐसे तो लग रहा है तो यही है कि सेम आना चाहिए, ठीक है, लेकिन जरा चेक करके देखते हैं। यहां पर एक्सलेशन इसको हमने माना एक्सलेशन ऑफ ए, तो ए लिख दिया और इसमें हम एक्सलेशन ऑफ बी और इस तरह से हमने लिख दिया ए बी, ठीक है। अब जरा निकाल के चेक करते हैं, यहां से देखने से तो लग रहा सेम आना चाहिए, लेकिन चेक करते हैं जरा। एक्सलेशन ऑफ ए, टोटल फोर्स, तो यहां कितना है 2mg और ये अपोजिट कितना है -mg डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m प्लस m। तो सॉल्व करें तो mg ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3m, मतलब m कैंसिल तो कितना g/3 आएगा, ठीक। यहां जरा निकालते हैं एक्सलेशन इन केस ऑफ b। यहां पर फोर्स कितना 2mg, एक्सलेशन की डायरेक्शन में ये अपोजिट हो गया, तो ये हो जाएगा -mg डिवाइडेड बाई टोटल मास। क्या होगा इसमें, यहां पर सिर्फ एक ही ब्लॉक है तो मास m होगा। अब जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ जाता है कि यार g के साथ जितना लिखा होगा मास ही तो होगा, लेकिन यहां कोई ब्लॉक नहीं लगाया गया, मतलब ये मास नहीं हैंग किया गया, सिर्फ जस्ट यहां पर उतने के बराबर फोर्स लगा दिया गया। क्या लगाया गया? फोर्स, ठीक है। जैसे हम यहां पर वेट लटका के अलग हट गए, तो यहां पर वेट का जो यहां पर वेट है वो भी आ रहा, फोर्स भी आ रहा है और साथ में मास भी तो है,
लेकिन यहां पर क्या है, हमने बस फोर्स लगा दिया, यहां कोई मास नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मास सिर्फ m के बराबर है, तो ये हो जाएगा mg/m दैट इज इक्वल टू g। तो एक्सलेशन डिफर कर गया क्योंकि इसमें मास सिर्फ m है और इसमें मास 3m है, तो यहाँ g/3, यहां पर g, तो इसका मतलब जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया था वो सही था। ठीक है, एक्सलेशन ऑफ m इन सिचुएशन a इज लेस देन इन सिचुएशन b। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 10 kilogram stone is suspended with a rope of breaking strength 30 kilogram weight. The minimum time in which the stone can be raised through a height 10 meter starting from rest is g की वैल्यू 10 लेना है। न्यूटन पर किलोग्राम अगर आप देखेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो जो कंडीशन इसमें दी गई है वो इस तरह की कि जैसे एक यहाँ पर कोई पेंडुलम है, मतलब पेंडुलम का स्टोन दिया गया, उसको एक रोप से यहाँ पर ऐसे टाइट कर दिया गया। ठीक है, अब इसे आपको ले जाना है ऊपर और इसका मास कितना दिया गया, 10 किलोग्राम। ठीक है, तो इसे ऊपर ले जाना है, लेकिन उसने एक कंडीशन दी है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 30 किलोग्राम वेट। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब, ये साफ कर रहा है, गंदा कर रहा है, तो यहां पर जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो आपको दे दी गई, यानी कि जो टीबी की वैल्यू है, जो टीबी की वैल्यू है वो कितनी है, 300 न्यूटन। 30 किलोग्राम वेट है ना, 30 किलोग्राम वेट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 30g यानी कि 300 न्यूटन। ठीक, अब यहां पर इसका मतलब क्या है कि जब इसको आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है, और आपको 10 मीटर जाना है वो भी मिनिमम टाइम में, तो अगर आप टाइम कम रखना चाहते हैं तो आपको बहुत तेजी से ले जाना पड़ेगा, यानी कि एक्सेलरेट करा के ले जाना पड़ेगा बहुत तेजी से। तो जब आप इसको बहुत तेजी से एक्सेलरेट, तो हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, जो वो क्लाइंबिंग वाला केस था, उसमें आपको बताया गया था ना, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हो जाता है, मतलब, और उस समय टीबी नहीं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बाद में देखी थी कंडीशन। पहले कंडीशन क्या थी कि जब हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो टेंशन पर क्या पड़ता है, वो तो बाद की बात थी। टेंशन बढ़ती है ना, जब ऊपर जाते हैं और नीचे जाएंगे तो टेंशन घटेगी, तो यहां पर टेंशन इंक्रीज करेगी, डाउनवर्ड इसका हो जाएगा 10g मतलब 100 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन यहां पर अगर t के बराबर है, ठीक है, तो यहां पर कुछ एक्सलेशन मान लिया a है, लेकिन अगर हम इसको बहुत कम समय में ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो हम इसे बहुत तेजी से ले जाएंगे, मतलब हम एक्सलेशन रखना चाहेंगे मैक्सिमम। तो अगर आपने एक्सलेशन मैक्सिमम रखा है, ठीक है, तो टेंशन पहुंच जाएगी अपनी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तक। ठीक है, क्योंकि जब ऊपर बहुत तेजी से एक्सलेट करेंगे तो टेंशन भी तो बढ़ेगी, तो टेंशन पहुंच गई यहां पर। अब जब टेंशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तक पहुंच गई, उस समय जो एक्सलेशन है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके बाद अगर एक्सलेशन आपने जरा भी बढ़ाया तो टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन बढ़ेगी तो ये ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा ये बियर नहीं कर पाएगी। इसका मतलब यहां से हमें पता चल जाएगा एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखते हैं, टीबी माइनस 100 न्यूटन, भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट फोर्स नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टीबी की वैल्यू क्या है, 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए मैक्स। तो यहां से ए मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 20। मतलब इतना एक्सेलरेशन आप रख सकते हैं। अब जाना कितना है, 10 मीटर, तो इक्वेशन क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब यहां से अगर हम t निकालें तो t इज इक्वल टू √2s डिवाइडेड बाई, अब आप खुद देखो, अगर आपको टाइम मिनिमम रखना है, ये मिनिमम, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट फॉर t इज इक्वल टू t मिनिमम, a शुड बी मैक्सिमम, a मैक्स। तो यहां पर रख दे, ये सब देखो लिखने की कोई जरूरत नहीं है,
लेकिन हम लिख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बाद में जब आप देखें तो आपको क्लियर रहे कि क्या बताया गया था, और बाकी तो आपको समझ में आ गया, यहीं पर हम सीधे वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तभी तो वही आंसर आएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बट हम लिखकर बता दे रहे हैं देयरफॉर टी मिनिमम इज इक्वल टू √2s इंटू ए मैक्स, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड यहां पर आ जाएगा इसका आंसर, दैट इज सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two blocks A and B of masses 2m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string cut are respectively. ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी में पूछा गया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके यहाँ नीट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमने क्लास में कराया था, तो हमने तो जो था वही करा दिया था, जैसे आईआईटी में पूछा गया था तो मुझे लगा ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा तो कराया था, तो यहाँ पर 2m और m ही रखा था। आपके यहाँ जब क्वेश्चन पूछा गया तो हम हमेशा आपसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन मत रटो, आंसर मत रटो, उससे कोई मतलब नहीं, प्रोसीजर याद रखो। तो आपके यहाँ जब पूछा गया क्वेश्चन उसने क्या किया, बस 2m की जगह उठा के 3m लिख दिया। अब 3m लिखने से कुछ तो चेंज हुआ ना आंसर में, तो अगर आपको प्रोसीजर पता है तो आप कर लेंगे। तो नीट में जो क्वेश्चन आपको जैसे प्रीवियस ईयर में करेंगे तो मिलेगा, तो वहां पर 2m की जगह 3m रहेगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर क्या उसने कहा है कि अगर हम इसको कट कर दें तो कट करने के तुरंत बाद ए और बी के एक्सलेशंस क्या होंगे। तो पहले हम फोर्सेस देखते हैं यहां पर क्या होंगे। इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg और यहां पर टेंशन होगी T के बराबर, वही टेंशन T यहां पर हो जाएगी। ठीक है, वही सेम टेंशन दोनों जगह पर रहेगी, यहां पर भी T और यहां पर भी T। इस ब्लॉक का मास कितना है 2m, तो यहां पर एक वेट डाउनवर्ड रहेगा 2mg और इसके कारण ये स्प्रिंग खींचेगी, तो खींचने के कारण यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग के, जैसे स्प्रिंग के द्वारा लगता है तो स्प्रिंग के द्वारा एक फोर्स लगेगा जो कि यहां पर कितना हो जाएगा 2mg और प्लस T, और T बराबर क्या mg। तो आप वैसे मत सोचो, आप ऐसे सोचो कि आपको हमने एक जगह पर बताया था कि जो भी किसी लोकेशन पर टेंशन होती है वो उसके नीचे के वेट के कारण होती है। तो इसके नीचे टोटल कितना है 2m प्लस m दैट इज 3m। तो जो यहां पर फोर्स ऊपर जनरेट होगा वो कितना होगा 3mg के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए ना। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसके नीचे का पूरा मास लेंगे तो ये इसका तो कोई मास दिया नहीं गया है, तो ये 2m हो गया, ये m हो गया, तो टोटल हो गया 3m। तो डाउनवर्ड 3mg तो अपवर्ड भी 3mg लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ऊपर या नीचे नहीं जा रहा, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है, तो यहां पर जितना अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड। हमने केस में आपको समझाया भी था ये चीज। अब यहां पे उसने कहा इसको अगर हम कट कर दें तब क्या होगा। ठीक है, तो जब हम कट करेंगे तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी पहले वो देखो, तब आपको समझ में आएगा। इमीडिएटली आफ्टर कट मतलब तुरंत ही कट करने के बाद, कुछ समय के बाद नहीं। तो जब हम जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये 2m है मास, ये a वाला, तो इस पर जो अपवर्ड फोर्स है वो जितना है उतना ही लगेगा 3mg। तुरंत तो जीरो हो नहीं जाएगा या 2mg हो नहीं जाएगा। तो ये जैसे बस हमने कट किया तो कट करने से जस्ट पहले ही 3mg और डाउनवर्ड कितना है 2mg, और यहां पर जो स्ट्रिंग है वो लूज पड़ जाएगी, ये धागा। ठीक है, ये लूज पड़ जाएगा तो यहां पर टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नीचे वाले के लिए देखते हैं क्या होगा बी के लिए। तो बी जो है वो यहां पर
उसका मास कितना है m, और इसमें भी जो धागा है वो ढीला पड़ जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा जाकर, तो यहां पर t की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसमें जो डाउनवर्ड वेट है वो बस mg था, तो mg रहेगा। तो अगर हम एक्सलेशन ऑफ b देखें तो क्या हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाई m दैट इज इक्वल टू g। तो वो तो वैसे ही क्लियर था कि आप इसको कट करेंगे तो फ्री फॉल हो जाएगा, और फ्री फॉल में एक्सलेशन क्या होता है, g, तो वही आएगा भी, देखो वही आया भी है g। ऊपर वाले के लिए अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि इसमें फोर्स कितना है, 3mg। तो आप यहां पर जब एक्सलेशन ऑफ ए देखेंगे तो हो जाएगा 3mg माइनस 2mg एंड डिवाइडेड बाई इसका मास कितना है 2m, तो ये हो जाएगा g डिवाइडेड बाई 2m दैट इज g डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे प्रॉब्लम कहां होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि उनको लगता है कि जो यहां पर 3mg था उसका 2mg तो इसके कारण था और mg इसके कारण था, तो इसको तो हमने कर दिया कट, तो यहां पर होना चाहिए था 2mg, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर क्या रखा गया 3mg। तो जैसे आप ऐसे सोचो कि जब कोई भी स्प्रिंग आप खींचते हैं, ठीक है, तो होता एक्चुअल में क्या है, जब स्प्रिंग खींचते हैं तो आप उस स्प्रिंग के ऊपर एक वर्क करते हैं, ठीक है, और वो वर्क उसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए जब आप स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, स्प्रिंग को यहां से जैसे यहां तक थी आपने खींच के यहां पहुंचा दिया, लेकिन अगर उसको वापस यहां तक भेजना है तो क्या आपको ले जाना पड़ता है, आप बस छोड़ दो अपने आप चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम छोड़ते हैं तो जितना फोर्स हमने लगा रखा था उतना ही उस पर उल्टा फोर्स लग रहा होता है, और वही फोर्स उसको वापस ले जाता है, यानी कि जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है वो वापस वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपने खींचा तो आपने वर्क किया और वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, तो जब आपने छोड़ा तो वही वर्क वापस आपको मिल जाता है, ठीक है, वो एनर्जी एक तरह से वर्क में कन्वर्ट हो जाती। तो हम लोग वही सिचुएशन यहां देखते हैं कि जब आप कट करेंगे तो ये एक्सटेंड हो गई थी ना, तो ये 2mg के बराबर होना चाहेगी टेंशन, तो 2mg होने के लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब ये ऊपर पहुंचेगी तो एक सिस्टम एक सिचुएशन में रुकेगी जहां 2mg हो जाएगा, तो अप एंड डाउन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये यहां पर थोड़े होगा, ऊपर जाएगा कहीं, तो ऊपर जाएगा तो वो थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन उसने पूछा है इमीडिएटली, मतलब तुरंत वहां पर एक्सलेशन क्या होगा, तो तुरंत की कंडीशन में यहां पर फोर्स कितना होगा 3mg ही रहेगा, और इसलिए एक्सलेशन इसका आएगा कितना g/2। तो नोट कर लेंगे यहां पर ऑप्शन होगा सेकंड वाला g/2 एंड g। जल्दी नोट करो यार, बातें कर रहे हैं बैठ के, नोट कर लिया, पहले नोट करो ना इसको। किसकी एक्स्ट्रा क्लास, मेरी तो नहीं है, एक क्वेश्चन और कराएंगे बस। तभी कह रहे हैं जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन ये 51 और बता देते हैं बस। क्या हो गया, ये नोट हो गया, फोटो खींच के रख लिए होगे और क्या। पहला डायग्राम तो बना ही लिए होगे, तो हम इसको हटा देते हैं तब तक। क्वेश्चन यहाँ पर जो 51 है उसमें क्या कहा गया, टू फिक्स फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन मेकिंग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल आर shown in the figure. Two blocks A and B are placed on the planes. What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? Relative vertical acceleration उसने पूछा है, ठीक है, relative vertical acceleration। तो अगर हम देखें तो ये कंडीशन हमें पहले से पता है कि अगर इस पर कोई ब्लॉक रखेंगे तो यहां पर इसका एक्सलेशन A होता है। कुछ लोग यहां पर क्या कहते हैं कि वर्टिकल है तो जी होगा, तो वर्टिकल एक्सलेशन जी नहीं होगा, इसका नहीं होगा। वर्टिकल एक्सलेशन जो जी है वो अर्थ के द्वारा इस पर लगाया गया ग्रेविटी का एक्सलेशन है, लेकिन वो इसका एक्सलेशन थोड़े बन जाएगा, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि इसकी सिचुएशन क्या है। जैसे अगर हम यहां पर एक ब्लॉक ऐसे रख दें टेबल के ऊपर, अब अर्थ के द्वारा जो इसको एक्सलेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो तो जी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्या ये नीचे चलने लगेगा,
नहीं जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर टेबल पर है तो जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन हो जाएगा। तो जो g है वो इसका नेट एक्सलेशन वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल एक्सलेशन यहाँ जी नहीं, वो तो ग्रेविटी के कारण इस पर लगाया जा रहा है। तो इसका वर्टिकल एक्सलेशन क्या होगा, तो इसका ये एक्सलेशन जो ए होता है वो हमें पता है कितना, जी साइन थीटा। तो हम यहाँ पर इसका वर्टिकल एक्सलेशन मतलब वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे। तो अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें, ये एंगल थीटा है तो ये वाला हो जाएगा थीटा, तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा ए साइन थीटा। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसका जो नेट एक्सेलरेशन है उसका वर्टिकल, तो ये जो एवी की वैल्यू है, एवी वो होगी ए साइन थीटा, और ए क्या है, जी साइन थीटा। तो जब हम यहां ए की वैल्यू रखेंगे जी साइन थीटा और इनटू साइन थीटा, तो फिर यहां पर जो एवी है वो हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यहां पर वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब आप देखो जी साइन स्क्वायर थीटा, तो उसने आपसे कहा है दो एंगल दिए 60 और 30, तो हम लोग यहां पर अगर रिलेटिव एक्सलेशन देखें, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही उसने कहा ना, रिलेटिव एक्सलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, जैसे हम लिखते थे वहां पर, वर्टिकल एक्सलेशन किसका, ए का, माइनस वर्टिकल एक्सलेशन किसका, बी का, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना भाई। जैसे चाहे 30 लिखो चाहे 60, ये कंपोनेंट नीचे ही आएगा, बस एंगल 30 हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो पहले 60 दिया गया है, तो यहां पर हम लिखेंगे जी साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और यहां लिखेंगे जी साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। जी साइन 30 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4, तो ये आ जाएगा यहां पर 3 - 1 दैट इज 2g डिवाइडेड बाई 4, या g/2, या फिर 9.8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन इसकी वर्टिकल ही रहेगी, डाउनवर्ड। तो यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन, 51 का फर्स्ट। ठीक है, ये आपको दिया गया है केस, और इसमें आपको मास दिया गया है पुली का भी, ठीक है। पुली का मास दिया गया है m के बराबर। अब यहां पे हमें निकालना है जो फोर्स लगेगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा, स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गिवन गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली of mass m supports a block of mass m as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by, force on the pulley, पुली के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपको बताना है बाय द क्लैंप। तो आप देखें यहां पर कि जैसे ये पॉइंट हम आपको पहले भी बता भी चुके हैं कि ये यहां पर जो भी फोर्स होगा वो पूरा मिलकर इस पुली को प्रेस करेगा, तो पुली एक तरह से क्लैंप को प्रेस करेगी और क्लैंप पर फोर्स लगाएगी R0, तो उतना ही फोर्स क्लैंप लगाएगा पुली के ऊपर, ठीक है। तो ये है ऑन द पुली, ये हमने आपको बताया भी था केस में, ठीक है, ऑन द पुली, और ये हो गया ऑन द क्लैंप। तो आपसे यही R0 की वैल्यू पूछी गई, मतलब ये पूछा गया, तो चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, बात तो एक ही, बस ये इनवर्ड रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा। तो अगर आप देखें यहां पर तो स्टेशनरी कंडीशन है, मतलब यहां पर स्ट्रिंग मूव नहीं कर रही, ना ये ब्लॉक मूव कर रहा है, बस इसे हैंग कर दिया गया ऐसे। तो एक तो ये डाउनवर्ड वेट mg लगेगा, उसके कारण एक टेंशन जनरेट होगी, ठीक है, टी ऐसे, ठीक है। और दूसरा यहां पर ये जो पुली है उसके ऊपर एक डाउनवर्ड वेट लगेगा mg के बराबर, ठीक है भाई, उसका भी तो वेट है, उसका मास दिया गया। नॉर्मली जो हम लोगों ने पीछे केसेस पढ़े या क्वेश्चंस किए उसमें पुली मासलेस थी, लेकिन यहां पर पुली का मास दिया गया है, और यहां पर डाउनवर्ड इस तरह से टेंशन हो गई, इधर भी टेंशन ऐसे दिखा दी है, ठीक।
तो अब आप यहां पर देखें कि जो नेट फोर्स हो जाएगा आर नॉट, तो दो तरह की सिचुएशन है ना, दो तरह के फोर्स। इस साइड में तो टी लग रहा है, ठीक है, ये वाला, और डाउनवर्ड टी भी लग रहा है, और डाउनवर्ड एक और फोर्स है दैट इज mg। तो एक इधर साइड में t प्लस mg हो गया और इस साइड में सिर्फ t हो गया, लेकिन दोनों हैं तो परपेंडिकुलर, और अगर दो फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर जो t हो जाएगा वो mg के बराबर, भाई ये t तो mg के बराबर ही होगा ना, कैपिटल mg के बराबर, तो t इज इक्वल टू mg। नाउ r नॉट इज इक्वल टू रूट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो t प्लस mg टू द होल स्क्वायर एंड प्लस t स्क्वायर, ठीक है, पुट t इज इक्वल टू mg। तो यहां पर क्या हो जाएगा, mg प्लस mg टू द होल स्क्वायर एंड प्लस mg टू द होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर g यहां से कॉमन लेंगे स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो g बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस m टू द होल स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर, ठीक, और g हो जाएगा बाहर, रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से बनाना, कैपिटल T जो है उसके साथ कैपिटल M है और ये स्मॉल m है, ठीक है, तो ये कैपिटल M, स्मॉल m और ये कैपिटल M। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अ पर्सन यूज फोर्स F shown in figure to move a load with constant velocity on given surface। मतलब यहां पर एक ग्राफ दिखाया गया F और X में कि वो इस तरह से एक फोर्स जनरेट करके एक बॉडी को मूव करा रहा है, लेकिन ध्यान दें उसमें क्या लिखा हुआ है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब फोर्स लग रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सरफेस प्रोफाइल। तो ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ग्राफ नहीं बना हुआ है, ठीक है, वो चार ग्राफ नहीं है, वो चार क्या है, सरफेस प्रोफाइल, मतलब सरफेस के शेप दिखाए गए हैं आपको, ठीक है, समझ गए ना। ग्राफ अलग चीज होती है और ये सरफेस का प्रोफाइल दिखाने का मतलब सरफेस का शेप दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप यहां पर ये समझो, जैसे ये जो ग्राफ आपको दिया गया है एक्स में और एफ में, ठीक है, ये इस तरह से दिखाया गया। अब आप यहां पर सोचो कि ये जो सिचुएशन यहां से लेकर यहां तक की है, इसमें एफ पॉजिटिव है, ऊपर है ना, टाइम ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, और साथ में एक्स एक्सिस ये वाली तो पॉजिटिव है ही, इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव और एफ भी पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। इतनी सिचुएशन के लिए एफ क्या है, एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। और अगर हम यहां पर देखें इस वाली सिचुएशन के लिए, तो इस कंडीशन के लिए आप देखो एफ नेगेटिव हो गया, भाई माइनस में आ गया ना, कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव है, और यहां पर एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्स पॉजिटिव और एफ नेगेटिव, यानी कि अपोजिट हो गए, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, एफ अपोजिट टू एक्स, शॉर्ट में लिख दिया बस, अपोजिट टू एक्स। एफ जो है वो एक्स के अपोजिट है। तो अब यहां पे आपको एक सरफेस प्रोफाइल चूज करना है इन चार ऑप्शंस में से, तो हम जो करेक्ट वाला है वो आपको समझा रहे हैं, और जब करेक्ट वाला आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी के क्यों नहीं सही होंगे।
क्योंकि इसमें और कोई तरीका नहीं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे हम अब ये अलग अलग ऑप्शन से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें, तो हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जब आपको आइडिया लग जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी ठीक है कि हाँ यहाँ पर क्या है, तो हम करेक्ट वाले को एक्सप्लेन करेंगे, चारों आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो जो पहला ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट है, जिसमें इस तरह से दिखाया गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है, एल डिस्टेंस तक मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये एल दिखाया गया, मतलब यहां से यहां तक के लिए। तो आप यहां देख सकते हैं कि हाफ डिस्टेंस तक पॉजिटिव रहेगा और हाफ डिस्टेंस तक नेगेटिव। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखाएगा, मतलब ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा। मतलब ये एक सरफेस है, ऐसे जैसे हम लोग इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं, तो वैसे ये इंक्लाइंड प्लेन एक है, एक इधर भी है और एक इधर भी इंक्लाइनेशन है। अब यहां पर ये सिचुएशन सेट कैसे बैठेगी वो आपको समझना है। तो आप देखो जरा यहां पे कि अगर हम एक बॉडी यहां पर इस डायरेक्शन में ले जाएं ऊपर की तरफ, तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg sin थीटा, r mg cos थीटा, उससे तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, वो तो बैलेंस हो जाएंगे। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg sin थीटा के बराबर, ठीक है। और हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे v वेलोसिटी से, लेकिन साथ में आप देखो v आपको कांस्टेंट रखना है, तो इस कंडीशन में रख सकते हैं ना, क्योंकि जितना mg sin थीटा होगा उतना ही आपको बस फोर्स लगाना है, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं। तो जितना F उतना mg। तो हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ से पता है कि जितना F, अगर किसी बॉडी पर जितना पॉजिटिव फोर्स लग रहा है उतना नेगेटिव, यानी कि टोटल फोर्स अगर वहां पर जीरो है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चलता है कि जो बॉडी जैसी सिचुएशन में वैसी रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो अगर हम इसे एक वेलोसिटी दे दें v यहां पर, तो ये इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, इसकी वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? जीरो है, ठीक है। साथ में आप देखो यहां पर जो x है वो इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर ही तो होगा। तो हम देख रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक। और साथ ही साथ फोर्स यहां पर कांस्टेंट भी है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कितनी रखोगे आप? mg sin थीटा, और नेट फोर्स जीरो होने के कारण वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। मतलब सारी चीजें फुलफिल हो रही ना, कि आपको कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए वो भी है, और फोर्स और x सेम डायरेक्शन में चाहिए वो भी है, और फोर्स कांस्टेंट चाहिए वो भी है। आप देखो यहां पर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स x की डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब आप जरा इधर आओ, जब आप इधर से क्रॉस करके इधर आएंगे, ठीक है, तो यहां पर जो mg sin थीटा होगा वो लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है, और जो f है वो लगाना पड़ेगा ऊपर। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये mg sin थीटा इसको नीचे की तरफ खींचेगा, लेकिन आपको यहां पर वेलोसिटी रखनी है कांस्टेंट, v आपको रखना है कांस्टेंट, जैसे यहां पर आपने v कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, तो जितना इधर फोर्स है उतना इधर लगा दो, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? अब दूसरी बात यहां पर देखो कि अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखें तो हम नीचे जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया नीचे और फोर्स हो गया ऊपर, ठीक है। तो x और f दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो यहां पर आप देखो f और x दोनों दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं, ठीक है। और यहां पर वही सिचुएशन फुलफिल हो गई। तो आपको समझ में आ गया ना कि इस पूरी सिचुएशन में अगर ये सरफेस प्रोफाइल हम चूज करते हैं तो ये सिचुएशन एकदम एग्जैक्टली सेट बैठती है। अब आप जैसे बाकी देख लो, जैसे सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड में आपको ऐसे दिखाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आपने फोर्स लगा दिया तो एक्सेलरेट कर जाएगा, क्योंकि अपोजिट कोई फोर्स है ही नहीं। तो जब अपोजिट फोर्स है नहीं तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी। तो यहां पर यहीं से पता चल गया कि ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है उसमें ऐसे दिखा दिया गया, ठीक है। तो यहां तो चलो ये कंडीशन मिल गई, लेकिन आगे अगर आप देखें तो यहां पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो यहां कोई अपोजिंग फोर्स है नहीं, mg sin थीटा वगैरह कुछ है नहीं, तो यहां पर क्या होगा? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी, यहां पर एक्सेलरेट कर जाएगा। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं। अब आता है तीसरा वाला केस। तीसरे वाले केस में ऐसे है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें तो फोर्स इधर लगाएंगे और यहां पर फोर्स इधर लगाएंगे, ये इधर की तरफ जाएगा और इसमें mg इधर लगेगा, ठीक है।
तो एक तरह से यहां पर आपको लग सकता है कि यार यहां पर भी तो है f, ये x इधर होगा, तो f और x सेम डायरेक्शन में, इसमें x इधर होगा, f और x अपोजिट डायरेक्शन में। तो बात वो तो सही है, लेकिन हमें f कांस्टेंट भी तो रखना है। लेकिन क्या इसमें f कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, ये लगातार ऐसे चेंज करेगा। तो जो mg sin थीटा ऐसे है तो ये थीटा है, तो हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें थीटा कांस्टेंट होता है। लेकिन क्या कर्व में थीटा कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। तो जब थीटा नहीं कांस्टेंट होगा तो साइन थीटा भी नहीं कांस्टेंट होगा। इसका मतलब इसमें f कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल हो जाएगा। जबकि यहां क्या है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन यहां पर पॉसिबल है। तो जब पहला आपने समझ लिया तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि यहां पर क्या हो सकता है। ठीक है।